जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से जो विभिन्न एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, तो सभी क्वेश्चन का आंसर जो है कि आप इस टॉपिक से दे सकते हैं। देखिए कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलती है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे। तो अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है नगरीकरण, यानी अर्बनाइजेशन। वर्तमान समय का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है और नगरीकरण। तो नगरीकरण पहले समझिए कि किसको कहते हैं, नगरीकरण कैसे। तो नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो अधिवासीय तंत्र यानी अधिवास का जो समूह होता है तथा उसमें जो भूमि है, जिस भूमि के ऊपर जो अधिवास होता है, तो उसका प्रयोग जो होता है नगरीय संरचना एवं आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन हो जाती है। यानी जो नगरीय क्षेत्र की जो अधिवास होगी और उस क्षेत्र का जो भूमि है, तो उसका जब संरचना और उसका जो प्रयोग यानी जो उपयोग होती है, जब आर्थिक रूप में होने किया जाने लगता है, तो वह क्षेत्र जो होता है नगरीकरण में तब्दील हो जाता है। यानी वह अधिवासीय क्षेत्र या वह भूमि जो है कि नगरीकरण में परिवर्तन हो जाता है। अधिवासीय नगरीय क्षेत्र की जो अधिवासीय प्रारूप जो होता है वह गत्यात्मक परिवर्तन लाती है। यानी नगरीय क्षेत्र की जो अधिवास होती है वह हमेशा क्या होता है, गत्यात्मक परिवर्तन उसमें होते रहती है। तो यह परिवर्तन जो होता है कि जनसंख्या के आकार पे, संरचना और उसकी कारिक जो संरचना यानी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसमें जो यह परिवर्तन होते रहती है। यानी नगरीय क्षेत्र की जो जनसंख्या का आकार है उसमें परिवर्तन होता है, उसका जो संरचना है यानी स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन होता है, वहाँ का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है यानी कार्यक संरचना जो है उसमें परिवर्तन होते रहती है। बृहद पैमाने पर तो नगरीय क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं। कार्यिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो वैसा क्षेत्र जिस क्षेत्र की जो है कि वहाँ गैर कृषि क्रियाकलाप अगर होती है तो वैसे क्षेत्र को नगरीय अधिवास कहते हैं। यानी नगर में खास करके द्वितीयक और तृतीयक क्रिया की प्रधानता होती है। यानी विश्व की अधिकतर जो नगरें जो देखते हैं नगरीय क्षेत्र जो है उसमें अधिकतर जो होता है कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप की प्रधानता होती है। तो क्रियाकलाप के आधार पे ही तो ऐसे देखें तो और प्राचीन काल में नगरीकरण जो होता था वह बहुत ही धीमी गति से उसकी जो विकास होती थी। यानी प्राचीन काल में जो नगर था वह बहुत ही मंद गति से उसकी विकास होती थी। उसका कारण था कि उस समय जो राजा महाराजा का जो किला होता था तो किला के आसपास का क्षेत्र ही नगर होता था। उसके बाहर का जो होता था क्षेत्र वह उसका काम जो था कि और ग्रामीण होता था, यानी उसको कृषि और मजदूरी। जबकि नगरीय क्षेत्र यानी वहाँ का जो किला होता था उसके आसपास का जो होता था उसमें खास करके जो अस्त्र शस्त्र जो लड़ाई का होता था अथवा सेना का अधिवास होता था, बस यही नगर का मुख्य उद्देश्य प्राचीन काल में हुआ करता था। बहुत कम ही जो व्यवसायिक नगर होते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो देखते हैं आधुनिक समय में जब से औद्योगिक क्रांति आई है तब से नगरीय क्षेत्र में जो है कि नगरीकरण यानी किसी भी एरिया का नगरीकरण जो देखते हैं उसमें तेजी से विस्तार हुआ है। वर्तमान नगरीकरण में तेजी से विस्तार का दो महत्वपूर्ण कारक है, एक औद्योगिक क्रांति और दूसरा जो तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हुई है, जो विकास हुई है तकनीकी का, और दूसरे तरफ जो है औद्योगिक क्रांति जो है नगर के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। और प्रत्येक विकासशील देश और विकसित देश, तो विकासशील देश के यानी कि 21वीं शताब्दी से पहले विकासशील देश के अपेक्षा विकसित देश में नगरीकरण बहुत ही तीव्र गति से हो रही थी। लेकिन वर्तमान समय में विकासशील देशों में नगरीकरण की रफ्तार जो है बहुत तेजी से है। तो यह देख रहे हैं नगरीकरण की बहुत तीव्र गति से हो रही है 21वीं शताब्दी में। तो यह देखें इसका मुख्य कारण जो है
यानी 21वीं शताब्दी में जो देखते हैं कि विकासशील देशों में नगरीकरण का मुख्य कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार के लिए जो है शहर के तरफ जो है कि माइग्रेशन यानी कि प्रवास करते हैं, जिसके कारण जो है नगरीय क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रही है। वर्तमान समय में देखते हैं कि औद्योगिक नगर है, प्रशासनिक नगर है, तकनीकी नगर है, इस प्रकार से नगर का जो है कि तेजी से विकास हो रही है अलग अलग के। तो का मतलब उसके कार्य के आधार पे नगर का जो है कि अपनी एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यही जो ग्रामीण जनसंख्या का जो नगर के तरफ जो स्थानांतरण हो रही है, इसके कारण नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या जो है विस्फोटक दर से बढ़ रही है। और इसका मुख्य कारण है कि आर्थिक क्रियाकलाप, यानी नगर में तेजी से जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण जो है आर्थिक क्रियाकलाप है। आर्थिक क्रियाकलाप के अपेक्षा भी जो होती है शैक्षणिक क्रियाकलाप के, यानी उच्च शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए जो है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो जनसंख्या है, जो लोग वह नगर के तरफ जो है कि प्रवास करते हैं तो शिक्षा के लिए। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण जो होता है आर्थिक क्रियाकलाप, यानी आज जो स्थिति हो गई है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कृषि पे आश्रित थे या पशुपालन पे, तो आज कृषि और पशुपालन पे यह सभी की जो है कि रोजगार प्रोवाइड होना असंभव हो गई है। तो नगर के तरफ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ अलग अलग प्रकार की रोजगार उपलब्ध होती है, जिसके से जो है कि नगर में तेजी से विस्तार हो रही है। अब देखिए सभी देश जो है कि विश्व के अलग अलग देश जो है नगरीकरण का विश्लेषण अपने अपने तरीका से किया है, सबका आधार अलग अलग है। जैसे डेनमार्क को देखते हैं तो डेनमार्क का वैसा कोई भी आदिवासी क्षेत्र जहां की जनसंख्या 250 या उससे अधिक है, वैसे क्षेत्र को वह नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में रखता है। उसी प्रकार फ्रांस को देखते हैं, फ्रांस का वैसा आदिवासी क्षेत्र जहां की जनसंख्या 2000 या 2000 से अधिक है, तो वैसे क्षेत्र को फ्रांस नगरीय क्षेत्र में रखता है। उसके अपेक्षा देखते हैं नीदरलैंड जो देखते हैं कि वहां 2000 है, 2000 जनसंख्या अगर नीदरलैंड की है वैसी आदिवासी क्षेत्र की, तो वह जो है कि आपको नीदरलैंड में जो है कि आपको 20,000 है। नीदरलैंड में जो है कि अगर वैसी आदिवासी क्षेत्र जहां पे जो देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में वैसा आदिवासी क्षेत्र जहां 2500 या 2500 से अधिक लोग निवास करते हैं, तो वैसे आदिवासी क्षेत्र को नगर की श्रेणी में रखा गया है। जबकि भारत में वैसा आदिवासी क्षेत्र जहां की जनसंख्या 5000 या 5000 से अधिक होती है, लेकिन उसके साथ साथ वहां जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। और उस क्षेत्र में जो वयस्क लोग निवास करते हैं, यानी जो वयस्क जनसंख्या है, तो उस वयस्क जनसंख्या का 75% जो है या 75% से अधिक व्यक्ति जो है गैर कृषि कार्यों में जब संलिप्त होता है, तो वैसे आदिवासी क्षेत्र को भारत में नगर का दर्जा दिया गया है। यानी भारत में नगर के लिए क्या है, वैसा आदिवासी क्षेत्र जहां जनसंख्या जो है कि कम से कम 5000 या 5000 से अधिक होनी चाहिए, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, तथा उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो वयस्क लोग हैं, उस वयस्क जनसंख्या का 75% जो है गैर कृषि कार्यों में संलिप्त होता है। तो उस आदिवासी क्षेत्र को नगर की श्रेणी में रखा गया है भारत में जो है। अब देखिए नगर के विकास की अवस्थाएं, यानी नगर की जो होती है कि उसकी विकास की अवस्थाएं को बताया गया है। तो नगर के सबसे पहले देखिए कि नगरीय भूगोल के क्षेत्र में जो लेविस मम्फोर्ड महोदय एवं पैट्रिक गेडिस का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। यानी नगरीय भूगोल में देखते हैं दो महत्वपूर्ण भूगोल, यहां से देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलती है। तो नगरीय भूगोल में दो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता का देखते हैं, लेविस मम्फोर्ड है
और दूसरा जो है पैट्रिक गिडिस का महत्वपूर्ण योगदान है। पैट्रिक गिडिस को यूरोप में नगरीय भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी यूरोप का नगरीय भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो पैट्रिक गिडिस को कहा जाता है। इन्होंने जो है कि वाह्य विस्तार के परिणाम स्वरूप कई नगरों का परस्पर मिल जाने से निम्नमित सतह को, यानी सतत तो जो होती है, जो कई नगर जब आपस में मिलती है तो नगरीकृत क्षेत्र को जो है सन नगर यानी कॉन्वेशन कहा की संज्ञा प्रदान की थी। जबकि लेविस मम्फोर्ड, जो लेविस मम्फोर्ड है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक, यानी लेविस मम्फोर्ड का एक पुस्तक है, देखिए ध्यान रखिएगा यहां से जो क्वेश्चन होती है, तो लेविस मम्फोर्ड का जो पुस्तक है द कल्चर ऑफ सिटीज 1938 में जो एक बुक पब्लिश हुई थी, द कल्चर ऑफ सिटीज, यह जो बुक है वह लेविस मम्फोर्ड का है। और इस बुक में जो है नगर के विकास की 6 अवस्था का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिए कि नगर के विकास का जो 6 अवस्था का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, तो लेविस मम्फोर्ड के द्वारा। उनका किस बुक में किया गया है, तो द कल्चर ऑफ सिटीज में। इसकी पब्लिकेशन कब हुई थी, तो 1938 में। उसमें नगर की कितनी अवस्था बताई गई है, तो 6 अवस्था बताई गई है, यहां से ध्यान रखिए। अब 6 अवस्था कौन कौन सी है इसको समझिए। तो प्रथम देखते हैं कि प्रथम जो है कि अवस्था है उसको कहते हैं इयोपोलिस, यानी पूर्व नगर। इयोपोलिस जो होता है यह नगर के विकास की प्रारंभिक अवस्था होता है, यानी नगर की जो विकास की प्रारंभिक अवस्था होता है उसको इयोपोलिस कहते हैं, जिसको हिंदी में पूर्व नगर कहा जाता है। इसमें जो होता है नगर की आकारिकी का कोई विकास नहीं हो पाता है, यानी कि जो इयोपोलिस में क्या है, नगर की जो आकार की यानी मॉर्फोलॉजी है उसको किसी प्रकार से विस्तार नहीं हो पाती है, यानी कि किसी प्रकार का विकास नहीं होती है। तो वह जो नगर की प्रारंभिक अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, इयोपोलिस कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि इयोपोलिस में क्या होता है, नगर की जो मॉर्फोलॉजी है उसका विकास नहीं हो पाती है। दूसरा जो है सभ्य नगर यानी पॉलिस, यानी पॉलिस है। इस अवस्था में जो नगर की आकारिकी जो होती है उसकी विकास हो जाता है, यानी नगर की आकारिकी का विकास किस अवस्था में होती है, तो नगर की जो द्वितीयक अवस्था है जिसको पॉलिस कहते हैं, यानी सभ्य नगर, जो इस अवस्था में जो है नगर की आकारिकी का विकास हो जाता है तथा कार्यों का विशेषीकरण होने लगता है। यानी जैसे देखते हैं कि नगर में जो कार्य अलग अलग होता है तो किस क्षेत्र में कौन सा कार्य के आधार पर विभाजन करते हैं। जैसे आप किसी नगर में जाते हैं तो जैसे कहता है ना कि सोनार पट्टी है, ये बर्तन वाला है, ये सब्जी मंडी है, इस प्रकार से अलग अलग जो कार्य होती है तो उस कार्यों के आधार पे क्या होता है कि उस पे के आधार पे नगर का विशेषीकरण होने लगती है। तो यह दूसरी अवस्था में देखें, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आकारिकी का विकास होता है और कार्य के आधार पे उसका विशेषीकरण होने लगता है, जो है क्या है, सभ्य नगर यानी पॉलिस में। अब तीसरा देखिए स्टेज जो होता है मेट्रोपोलिस होता है। मेट्रोपोलिस जो होता है इस अवस्था में जो नगर का आकार बढ़ जाता है, यानी कि मेट्रोपोलिस जो होता है उसमें क्या होता है, यानी महानगर में नगर की जो आकार होता है, यानी कि जो आकार होता है उसमें वृद्धि हो जाती है तथा उस वृद्धि के कारण जो होता है उसके बाह्य क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र वाली जो प्रभाव क्षेत्र होती है, यानी जो बाह्य यानी कि जो किनारे नगर के किनारे वाले जो क्षेत्र होती है जो नगर से, तो वहां सैटेलाइट सिटी की उत्पत्ति होने लगती है, उद्भव होने लगती है, जिसको उपनगर कहते हैं। तो यह जो मेट्रोपोलिस सिटी जो है उसमें क्या होता है कि सैटेलाइट सिटी भी विकसित होने लगती है उपनगर का, यानी कि मुख्य नगर के बाह्य छोर पे उपनगर का विकास होने लगता है। तो यह किस अवस्था में, तृतीय अवस्था में, जिसको मेट्रोपोलिस कहते हैं। अब देखिए चौथी अवस्था जो होता है मेगालोपोलिस, यानी विकसित नगर। तो देखिए जब मेगालोपोलिस होता है तो मेगालोपोलिस में जो बड़े बड़े जो यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है तो उसका पृष्ठ प्रदेश जो होता है, यानी बाह्य क्षेत्र जो देखते हैं वहां भी नगरीकृत होने लगते हैं। यानी पृष्ठ प्रदेश में जो होता है, यानी नगर का जो जितना प्रभाव क्षेत्र होता है पृष्ठ प्रदेश, तो देखें तो यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी वाली जो प्रभाव क्षेत्र वाली होती है उसमें भी नगरीकरण होने लगती है और नगरीकृत होने की लगती है तथा संपूर्ण प्रदेश यानी पूरा प्रदेश जो है नगरीय संस्कृति में तब्दील हो जाती है। और नगरीय संस्कृति में तब्दील हो जाने के कारण उस क्षेत्र को जो होता है कि मेगालोपोलिस, यानी कि उसको क्या कहते हैं, मेगालोपोलिस कहते हैं। यह कैमी स्टेज है, तो नगर के विकास का यह चौथा स्टेज है,
जिसमें नगर का पृष्ठ प्रदेश जो होता है वो अभी नगरीकरण में तब्दील हो जाती है। जिस प्रकार से देखिए उससे क्या होता है कि एक नगर जो होता है दूसरे नगर से मिल जाती है। जैसे भारत में जो मेगालोपोलिस को देखते हैं तो जैसे कोलकाता महानगर और हावड़ा महानगर जो देखते हैं, तो हावड़ा और कोलकाता जो है कि अब दोनों जो है कि आपस में मिल गई है। अब वहां जो है कि आप उसको विभाजन नहीं कर पाइएगा, मात्र हुगली नदी जो है उसको अलग कर पाती है। तो इसकी विकास इतनी हो गई कि अब यह दोनों जो है एक दूसरे से मिल गई है। इसी तो ऐसी जो स्थिति बनती है उसको कहा जाता है मेगालोपोलिस, जो नगरीय विकास की चौथा स्टेज है। अब देखिए कि विश्व का प्रमुख जो देखते हैं, जैसे आप टोक्यो है, याकोहामा है, कवास्की क्षेत्र है, तो यह जापान का जो देखते हैं टोक्यो, याकोहामा, कवास्की, तो यह सभी जो है क्या है कि इस सभी का पृष्ठ प्रदेश जो है उसका नगरीकृत होने के कारण यह सभी आपस में जुड़ गई है। दूसरा देखिए बोस्टन है, रिचमॉन्ड है, बाल्टीमोर है, तो यह सभी जो है कि आपस में। उसी प्रकार देखते हैं रॉटरडम क्षेत्र है और एम्स्टर्डम है, तो यह भी जो है कि विकास होते होते एक दूसरे से जुड़ गई है। दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या है कि आपस में अब जुड़ गई है। तो ऐसी स्थिति जब देखते हैं कि दो बृहत नगर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी जब विकास होते होते क्या होता है, विकसित होते होते जब आपस में जब जुड़ने लगती है, जुड़ जाती है, तो वैसी स्टेज वाले को कहते हैं मेगालोपोलिस। अब देखिए कि क्या होता है पांचवा स्टेज, जिसमें नगर का जो ह्रास होने लगता है, जिसको यानी ह्रासो उन्मुख नगर या ट्रेनोपोलिस है। टेरानोपोलिस में क्या होता है, इस अवस्था में बड़े नगर जो होते हैं उसका पार्श्व जो होता है यानी किनारा वाला जो नगर होता है उसमें पतन होने लगता है, यानी ह्रास प्रारंभ हो जाता है। अब उसका विकास नहीं हो पाती है किनारा का, तो उसका किनारा से जो ह्रास होने लगती है। जैसे जब कोई भी नगर अपने विकास के चरम सीमा पे वो जब होती है तो उसके बाद जो होता है उस नगर का ह्रास होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे देखिएगा कि विश्व पटल पे आप देखते हैं तो अब पांचवा स्टेज में यानी ट्रेनोपोलिस वाली जो स्टेज में है वह विश्व की प्रमुख नगर में जैसे लंदन, पेरिस, रोम, यह सभी नगर जो देख रहे हैं कि उसमें ह्रास प्रारंभ हो गई है, यानी उसके पार्श्व क्षेत्र जो है उसमें अब नगरीय क्षेत्र का ह्रास होने लगा है। तो यह क्या है, जो लंदन है, पेरिस है, रोम है, अगर पूछ दे यह जो नगरीय विकास की कैमा अवस्था में है तो पांचवा अवस्था में है। पांचवा अवस्था को किस नाम से जानते हैं, तो टेरेनोपोलिस। अब देखिए कि छठा स्टेज है नगरीय विकास की, जो छठा स्टेज है उसको क्या कहते हैं, नेक्रोपोलिस, यानी नष्ट प्राय नगर। जब नगर पूर्ण रूपेण जब नष्ट हो जाती है तो उसको नेक्रोपोलिस कहते हैं। इस प्रकार की अवस्था वाली जो नगर है जो ऐतिहासिक पन्नों में समिट जाती है, यानी अब वह धरातल पे दिखती नहीं है, सिर्फ उसका जो क्या होता है ऐतिहासिक ही रहता है। जैसे देखते हैं कि जो उसका कुछ अवशिष्ट पाया जाता है, शेष रह जाता है। जैसे आप इसको देख सकते हैं तो बिहार में ही जैसे वैशाली, नालंदा, राजगीर, तो यह सभी जो देखते हैं क्या है, ऐतिहासिक शहर है। अब वहां पे जो है कि वह शहर पूर्ण रूपेण खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आकलन करते हैं तो कभी यह शहर जो था समृद्ध शहर हुआ करता था। उसी प्रकार यूपी का कन्नौज, हम्पी, यह सभी जो शहर है पूर्ण रूपेण नष्ट हो गई। उसी प्रकार पाकिस्तान में जो देखते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो का जो एरिया शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता वाली जो शहर है, यह सभी शहर क्या है कि विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो गई है। अब सिर्फ वहां मिलती है तो क्या है, उसकी ऐतिहासिक जो साक्ष्य मिलती है, प्रमाण मिलती है। तो जहां जो शहर पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती है उसका ऐतिहासिक साक्ष्य ही बच जाता है, तो वैसे शहर को कहते हैं नेक्रोपोलिस। अगर पूछ दे कि नगरीय विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो नेक्रोपोलिस है, जिसमें नगरीय पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है, सिर्फ वह ऐतिहासिक अवशेष के रूप में ही रहती है। तो यह आपने देखा कि नगरीय विकास का 6 स्टेज में जैसे आपने देखा कि ईओपोलिस है, पॉलिस है, मेट्रोपोलिस है, मेगालोपोलिस है, ट्रायोनोपोलिस है, नेक्रोपोलिस है।
तो यह सभी है नगर की प्रारंभिक से छठे स्टेज तक, तो आपको इसको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। इसके अपेक्षा देखिए कि अभी जो है कि एक जो संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार जब देखते हैं तो पाकिस्तान का जो एक कराची शहर है, कराची शहर में स्थित एक ओरांगी जो है, तो वह ओरांगी जो एक बस्ती है वह एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, बस्ती है। यानी पाकिस्तान की कराची शहर में स्थित ओरांगी, कभी यह जो एशिया का सबसे बड़ी जो है कि स्लम है, जिसको स्लम कहते हैं, वह भारत का मुंबई शहर का जो धरावी हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में जो है कि पाकिस्तान के कराची शहर के ओरांगी जो है कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। दूसरा जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम जो है वह भारत का है, भारत में जो है मुंबई का धरावी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।